हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू पीसेस क्रक्स। तो जैसा कि आपको पता है, हम करें भारतीय संविधान का भाग 14। लास्ट क्लास में हमने आर्टिकल 308 से 311 तक कवर कर लिया था। भाग 14 आर्टिकल 308 से 323 तक है, जो कि संबंधित है संघ और राज्यों की लोक सेवाओं से। ठीक है, तो आज हम करेंगे आर्टिकल 312। 312 बहुत ही क्रूशियल आर्टिकल है गाइस, क्योंकि ये एक तरह से एकाधिकार देता है संसद को कि वो 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर सकती है नई अखिल भारतीय सेवाओं को स्थापित करने के लिए। कि यानी कि अगर ज़रूरत महसूस होती है संसद को कि अलग तरह की अखिल भारतीय सेवाएँ जुड़नी चाहिए, जैसे कि अभी आपको पता है अभी 2 तरह की स्पेशली 2 की थी पहले, आईएएस और आईपीएस। उसके बाद आईएफएस भी जुड़ गया, ठीक है? इंडियन एफओबी कहते हैं इसको, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज़। आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज़, इंडियन पुलिस सर्विसेज़ एंड इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज़, ये अखिल भारतीय सेवाएँ हैं, ठीक है? अब अगर किसी और तरह की जैसे जुडिशरी सर्विसेज़ भी हो सकती है, हालाँकि ये है नहीं, ये मैं आपको बता रही हूँ। जुडिशरी सर्विसेज़ जो है वो अलग-अलग स्टेट का अलग-अलग दायरा है उनको कंडक्ट कराने का। तो ऑल ओवर इंडिया का कोई ऐसा कोई सेट पैटर्न नहीं है कि किसी तरह का एग्ज़ाम लिया जाता है या किसी तरह की सर्विसेज़ पहले से ही इम्प्लाइड है, ऐसा कुछ नहीं है या की गई है इस आर्टिकल के थ्रू, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर संभावना है कि हो सकती है। इसी तरह से जुडिशियल एरिया के अलावा भी और कोई एरियाज़ भी कवर हो सकते हैं अखिल भारतीय सेवाओं के अंतर्गत। ये अधिकार देता है आर्टिकल 312 संसद को, और संसद में भी स्पेशली राज्यसभा को, ठीक है? तो राज्यसभा की ये एक तरह से एकाधिकार है राज्यसभा का, एक एक्स्ट्रा पावर है, लोकसभा से ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं यहाँ पर राज्यसभा कि अगर वो चाहे तो 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करने पर नई अखिल भारतीय सेवाएँ स्थापित कर सकती है, ठीक है? ये ऐसा क्यों है? ऐसा ये अधिकार क्यों दिया गया है? ये आर्टिकल क्यों जोड़ा गया होगा? तो इसके पीछे जो ध्येय था, वो था एक समान मानक हो, यानी कि जो पूरा जो देश है वो एक धागे में अच्छे से पिरोया जा सके, एक समानता आ सके। केंद्र व राज्य दोनों सरकारों के लिए भर्ती प्रक्रिया, प्रशिक्षण व सेवा शर्तें समान हों, एक जैसी हो। तो इसीलिए देखिए आईएएस से जो यानी जो अखिल भारतीय सेवा जो है वो आईएएस है, ठीक है? अभी हमने जाना। तो आईएएस से जितने भी चयनित अभ्यर्थी हैं, उन सबकी भर्ती प्रक्रिया एक समान है, चाहे वो तमिलनाडु के कैडर से बिलॉन्ग करता हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश का कैडर हो उनके पास, ठीक है? यानी कि किसी भी स्टेट का कैडर हो सकता है। तो एक ही भर्ती प्रक्रिया से वो होकर गुजरते हैं, एक ही तरह का प्रशिक्षण मिलता है उनको और सेवा शर्तें भी एक समान होती है। तो एक समान मानक को प्राप्त करने के लिए ये आर्टिकल शक्ति देता है एक तरह से संसद को, ठीक है? उसके बाद मौजूदा सेवाएँ जो हैं वो मैंने अभी आपको मेंशन कर ही दी है, ये भी इसी अनुच्छेद से स्थापित की गई है। नई अखिल भारतीय सेवाएँ बनाने के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है। तो ये क्वेश्चन उलझाने के लिए आ सकता है कि कोई संविधान संशोधन किया जाएगा क्या, या स्टेटमेंट आ सकता है ऑप्शन में कि ये सही है कि गलत है। तो आपको ध्यान रखना है संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है अगर नई अखिल भारतीय सेवाएँ स्थापित करने का इरादा रखती है संसद। और संसद में भी राज्यसभा द्वारा ये प्रस्ताव पारित होता है। अच्छा, आप यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, राज्यसभा सिर्फ़ प्रस्ताव पारित करती है 2/3, यानी कि इनिशिएट करने में एक अधिकार है। इनिशिएट कौन कर सकता है? राज्यसभा। लेकिन जो प्रस्ताव है ये जो पारित होगा वो दोनों सदन से पारित होना चाहिए, ठीक है? अब थोड़ा-सा एक बार ज़िक्र कर लेते हैं कि अखिल भारतीय सेवाएँ और केंद्रीय सेवा जो है, उसमें क्या डिफ़रेंस है? एक यहाँ पर आप एक और मेंशन करते हो राज्य सेवाएँ, ठीक है? तो राज्य सेवाएँ भी। तो देखिए, राज्य सेवा तो बिल्कुल ही आपको, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन भी नहीं किया हुआ कि मुझे लगता है ये डिफ़रेंस बताने की इतनी आवश्यकता यहाँ पर नहीं रह जाती है, क्योंकि आप इतने ज़्यादा पढ़कर आ चुके हो कि आपको इतना तो पता ही होगा कि राज्य सेवा यानी कि राज्य के अंतर्गत जो राज्य सरकार जो नियुक्ति देती है जिसमें, वो सेवाएँ सारी राज्य सेवाएँ हैं, ठीक है? अब बात कर लेते हैं अखिल भारतीय सेवा और केंद्रीय सेवा में क्या अंतर है? पहले मैं ये सोचती थी केंद्रीय सेवा ही तो है अखिल भारतीय सेवा, केंद्र के द्वारा ही तो कंडक्ट किया जाता है इसका एग्ज़ाम, तो ये अखिल भारतीय सेवा और केंद्रीय सेवा में क्या ही अंतर है? तो अखिल भारतीय सेवा ये है कि पूरे जो भारत है उसको एक तरह से पिरोती है। तो 3 ही हमारे पास अखिल भारतीय सेवाएँ हैं, जो कि है इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज़, आईपीएस, इंडियन पब्लिक सर्विसेज़ सॉरी पुलिस सर्विसेज़ एंड इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज़, ठीक है? तो ये आपको ध्यान रखना है, सिर्फ़ ये 3 ही हैं अभी। और इसमें भी लेटेस्ट जो है वो आईएफएस है, यानी कि इंडियन फोर्स सर्विस। आईईएस जो है वो नहीं है, यानी कि इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज वो नहीं है अखिल भारतीय सेवा, ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है। ये केंद्रीय सेवा हो सकती है लेकिन अखिल भारतीय सेवा नहीं है ये। तो आपको दिमाग में रखना है सिर्फ 3 ही अखिल भारतीय सेवाओं के अंतर्गत सेवाएँ आती हैं। अब बात करते हैं केंद्रीय सेवा। केंद्रीय सेवा जो है आईएफएस जैसे कि विदेशी सेवा, इंडियन फॉरेन सर्विसेज, ठीक है? भारतीय राजस्व सेवा, रेलवे सेवाएँ। अब यहाँ भारतीय राजस्व जो पूरे भारत में जो रेवेन्यू सिस्टम है ना, जैसे कि जीएसटी वगैरह, उनके जो ऑफिसर्स होते हैं, वो केंद्रीय सेवा के अंतर्गत आएँगे। ओके, तो जीएसटी ऑफिसर्स आपको पता है सभी स्टेट्स में जो रिक्रूटमेंट होती है, सभी स्टेट्स में होती है। केंद्रीय यानी कि सेंट्रल लेवल पर इनका रिक्रूटमेंट होता है, वो केंद्रीय सेवा होती है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे कि रेलवे की, है ना? तो आपने रेलवे आरआर
आई थिंक आरआरबी या आरआरएफ, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हूँ। तो रेलवे सेवाओं से संबंधित जो भी भर्तियाँ निकलती है वो कौन कंडक्ट कराता है? वो केंद्र सरकार कंडक्ट कराती है। तो वहीं से ही रिक्रूटमेंट यानी कि जो पूरा कंट्रोल है वो केंद्र से होता है, उन सेवाओं को कहते हैं केंद्रीय सेवाएँ, ठीक है? अब यानी इनका जो राजस्व है ना और इनकी जो पेंशन-वेंशन है सारी चीज़ कौन कहाँ से मिलता है? केंद्र से मिलता है, जैसे कि सीआरपीएफ में। लेकिन जो अखिल भारतीय सेवाएँ है, यहाँ पर ये एजेंट तो होते हैं केंद्र के, लेकिन ये पूरे देश में सब राज्य के जिस राज्य के अंदर है, जिस राज्य के कैडर के अंतर्गत है ये, तो वहीं से इनकी पेंशन और वहीं से सारा इनका वेतन वगैरह सब कुछ और वहाँ अधिकार क्षेत्र भी उनका वही होता है, ठीक है? तो आपको ध्यान रखना है कि राज्य के अधिकार क्षेत्र को कवर करते हैं ये, लेकिन इनकी जो भर्ती प्रक्रिया है, प्रशिक्षण है और बाकी की जो जितनी भी सुविधाएँ ये लेते हैं जिन मानदंडों पर, वो सब केंद्र सरकार डिसाइड करती है। संसद के थ्रू या यूपीएससी या केंद्रीय सेवा के अंतर्गत ये आएँगे और अखिल भारतीय सेवा के अंतर्गत ये आएँगे, ठीक है? आई होप अब आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा, ठीक है? राज्य सेवाएँ जो राज्य सरकार कंडक्ट कराती है, जो राज्य सरकार डायरेक्ट भर्तियाँ लेती है, जैसे कि आपने सुना होगा आरपीएससी है, ठीक है? एचपीएससी है, बीपीएससी है, ये सर्विस कमीशंस हैं सारे, इनके थ्रू जो रिक्रूटमेंट्स होते हैं, उनको राज्य सेवा के अंतर्गत गिना जाएगा, ओके? अब बात करते हैं आर्टिकल 313। आर्टिकल 313 बात करता है संक्रमणकालीन प्रावधान के बारे में। तो अब देखिए ट्रांजिशनल प्रोविज़न था ये। ट्रांजिशनल क्या होता है? जब हम एक पुराने फ़ॉर्म ऑफ इंस्टीट्यूशन से, ठीक है, पुराने फ़ॉर्म यानी कि या ओरिजिनल फ़ॉर्म से न्यू की तरफ आते हैं, ठीक है? यानी कि पुराने से नए की तरफ आते हैं, तो एकदम तो आते नहीं है, एकदम से चेंज भई संभव नहीं है ना। वो एकदम से कोई कैसे अपने आप को चेंज करेगा? तो फिर क्या होता है, बीच में ट्रांज़िशन पीरियड होता है। ठीक है? ट्रांज़िशन यानी कि संक्रमण होता है उसका। धीरे-धीरे प्रक्रिया जो है वो आगे की तरफ बढ़ती है। तो ये जो स्टेज है पूरा का पूरा, ये जो प्रोविज़न है वो आर्टिकल 313 के अंतर्गत है। यानी संविधान लागू होने के ठीक पहले जो भी कानून किसी सार्वजनिक सेवा या पद पर लागू होते थे। सार्वजनिक सेवा यानी कि ज जो भी सिविल सर्विसेज़ के अंतर्गत पहले भी तो होते थे ना, आपने आईसीएस सुना होगा ना, पहले आईएएस नहीं होता था, आईसीएस होता था। ठीक है? तो ये एक तरह का सार्वजनिक सेवा के पद थे ये। तो इन पर जो भी अ, कानून लागू होते थे तो तब तक लागू होंगे जब तक कि संसद नए नियम या कानून नहीं बना दे। यानी कि अचानक व्यवधान नहीं आना चाहिए, अचानक कोई प्रॉब्लम या इश्यू नहीं होना चाहिए। वो काम या वो जो या कार्यशैली जो चल रही है संविधान से पहले, संविधान के लागू होने से पहले, वही चले आते रहनी चाहिए जब तक कि संसद नया नियम ना बना दे। ठीक है? तो ये आर्टिकल 313 के अंतर्गत एक तरह से सेफगार्ड मिला हुआ है। ठीक है? आर्टिकल 313 13 सॉरी आर्टिकल 314 है, वो बात करता है किससे संबंधित? नहीं पता। ठीक है, नहीं पता अब ये मौजूद नहीं है। यानी 28वाँ जब संविधान संशोधन अधिनियम 1972 आया, तब से ये निरस्त है। वैसे बेसिकली मैं बता देती हूँ, ये भी सिविल से सर्विसेज़ से संबंधित था, जो कि आईसीएस थी या जो पुरानी सेवाएँ जो थी, उनसे संबंधित था। क्योंकि अब वो है ही नहीं, उसमें चेंजेज़ आ चुके हैं, वो चीज़ें खत्म हो चुकी हैं, तो इसलिए इस आर्टिकल का रहने का कोई औचित्य था नहीं, इसलिए निरस्त कर दिया गया 28वें संविधान संशोधन अधिनियम 1972 से। ये क्वेश्चन या ये आर्टिकल नहीं पूछा जाता है, लेकिन आपको अगर आपने देखा हो ऑप्शंस में 314 ज़रूर मेंशन होता है। जैसे कि अगर योग्यता के बारे में या भई लोक सेवा आयोग किस आर्टिकल के अंतर्गत मेंशन है, उसका निर्माण, राज्य लोक सेवा आयोग या संघ लोक सेवा आयोग का निर्माण कौन से आर्टिकल के अंतर्गत है, इस तरह के क्वेश्चन देखकर फिर आर्टिकल 314 भी उसमें मेंशन हो जाता है। तो अगर आपको पता है 314 जो है, वो है ही नहीं, निरस्त हो चुका है, तो आप उसको एलिमिनेट कर सकते हो। तो ये और भी बाकी के क्वेश्चन्स में भी एज़ अ ऑप्शन डाल सकते हैं ना इस आर्टिकल को। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि वो आर्टिकल्स भी आपको पता होने चाहिए जो निरस्त हो चुके हैं। तो थोड़ा बहुत आइडिया रहेगा तो एलिमिनेशन में बड़ा काम आता है। अब बात करते हैं आर्टिकल 315 की। आर्टिकल 315 भारत के लिए और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग के गठन की बात करता है, उनकी स्थापना की बात करता है। अगर भारत के लिए हो रहा है तो संघ लोक सेवा आयोग बनेगा और राज्य के लिए राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना की बात करता है आर्टिकल 315। इसके अलावा संयुक्त आयोग की भी बात करता है आर्टिकल 315। संयुक्त आयोग वो आयोग जो 2 या 2 से अधिक राज्य मिलकर एक संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन कर सकते हैं, बशर्ते उनकी विधानसभाओं से प्रस्ताव पारित हो। यानी कि इसका मतलब ये है कि अगर 2 या 2 से अधिक राज्य ये चाहते हैं कि उनका एक ही लोक सेवा आयोग हो, है ना? यानी वो खर्च इतना ज़्यादा वहन नहीं करना चाहते हैं। देखिए, जब अलग-अलग लोक सेवा आयोग बनते हैं राज्य में, तो क्या होता है कि लोक सेवा आयोग का ऑफ़िस होना चाहिए,
उसके सदस्य होने चाहिए। तो पूरे साल वो बहुत बार होता है कि खाली होते हैं, उनके पास इतना काम नहीं होता है क्योंकि छोटा स्टेट है, तो इतनी भर्तियाँ होती नहीं हैं, है ना? अमूमन कई बार तो आपने देखा हो छोटे स्टेट्स है उसमें तो 4-4 5-5 साल के बाद भर्ती आती है। तो तब तक वो या तो खाली होती हैं उनकी पोस्ट्स और फिर एकदम से वो जब नए सदस्य आते हैं तो उनको चीज़ें समझ में भी नहीं आती। तो एक तरह गठन करे या ना करे इसकी समस्या से जूझ रही होती है कार्यपालिका, है ना? तो क्या होता है ऐसी स्थिति में लोगों को इस या जो कह सकते हैं वहाँ के जो युवा जन हैं, उनको भुगतना पड़ता है। तो कई बार क्या ये प्रोविज़न इसीलिए दिया गया है आर्टिकल 315 में कि अगर ऐसी स्थिति हो, छोटे राज्य हो और वो इस तरह से खर्च वहन ना कर सके, तो 2 या 2 से अधिक राज्य मिलकर भी किसी एक लोक सेवा आयोग के अंतर्गत अपनी भर्ती प्रक्रिया को बना सकते हैं या अपना सकते हैं। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि सारी जितने भी विधानसभाएँ हैं, वहाँ से प्रस्ताव पारित हो। ऐसा ना हो कि सरकार डिसाइड कर ले, वहाँ की विधानसभा डिसाइड करेगी ये कि ये उनको मंज़ूर है कि नहीं है। ठीक है? तो आपको ये ध्यान रखना है कि हो सकता है संयुक्त आयोग का गठन, लेकिन विधानसभाओं से प्रस्ताव पारित होना चाहिए। हालाँकि अभी तक कोई ऐसा एग्ज़ाम्पल हमारे देश में संयुक्त आयोग का सेट नहीं है, फिलहाल नहीं है, ठीक है? इस पर संसद भी कानून बना सकते हैं, यानी कि संसद भी डिसाइड कर सकती है 2 या 2 से अधिक छोटे राज्यों के लिए कि भई तुम लोगों के लिए एक ही संयुक्त आयोग का गठन कर देते हैं या तुम लोग करो ठीक है? इसकी सिफ़ारिश दे सकती है संसद, ओके? तो ये आपको ध्यान रखना है। बेसिकली अनुच्छेद 315 से 323 के बीच में सारे जो लोक सेवा आयोग की जो संरचना है, चाहे केंद्र या संघ लोक सेवा आयोग की बात हो या राज्य लोक सेवा आयोग की बात हो, तो उन सब की संरचना, नियुक्ति, पद से हटाना और उनके जो कार्य है वो क्या है, वहाँ और बाकी की जो प्रणाली होती है किसी भी आयोग की वो किस तरह से रहेगी, वो सब मेंशन है आर्टिकल 315 से 323 में, ठीक है? 308 से लेकर 314 तक तो सिंपली ये है कि उनकी कार्य या उनका गठन किस तरह से होगा, कौन करेगा, संसद को क्या शक्तियाँ हैं, संसद में भी राज्यसभा को क्या शक्तियाँ हैं, राष्ट्रपति को क्या शक्तियाँ हैं, गवर्नर्स को क्या शक्तियाँ हैं, विधानमंडल्स को क्या शक्तियाँ हैं, या वो किस तरह से नियम बना सकते हैं, या संविधान लागू होने से पहले क्या प्रक्रिया थी, उसको किस तरह से आगे बढ़ाया जाना है या नहीं बढ़ाया जाना है। यानी यहाँ पर सिर्फ़ आपको एक इंट्रोडक्टरी पार्ट बताया था, ठीक है? अब असली जो संघ लोक सेवा आयोग है या राज्य लोक सेवा आयोग है या आयोगों की बात होगी, उसकी संरचना की बात होगी, वो यहाँ से शुरू हो जाती है आर्टिकल 315 से 323 के बीच, ठीक है? तो अब आप इसीलिए 315 इतना क्रूशियल या इम्पोर्टेंट आर्टिकल है कि हमेशा पूछा जाता है कि कौन से आर्टिकल के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना मेंशन्ड है, तो आर्टिकल 315 है। तो अब थोड़ा-सा ध्यान देकर पढ़ेंगे इसको। अब है बात आर्टिकल 316 की। देखिए, पहले गठन हो गया 315 में, अब बात होगी नियुक्ति कैसे होगी? तो जो नियुक्ति है, वो सदस्यों की होती है। इसमें क्या होते हैं, अध्यक्ष होते हैं और अन्य सदस्य सदस्य होते हैं। अगर हम संघ लोक सेवा आयोग की बात करें तो 1+9 होते हैं ज़्यादातर, ठीक है? यानी कि 10 सदस्यगण होते हैं टोटल। 1 अध्यक्ष और 9 अन्य सदस्य। लेकिन ज़्यादातर मैंने ये नहीं कहा कि कोई फिक्स क्राइटेरिया ऐसा कुछ नहीं है, वो बढ़ते-घटते रह सकते हैं। कोई इनकी परमानेंट सीट्स उस तरह से नहीं होती कि इतनी वैकेंसी हो गई है यहाँ पे, है ना? अध्यक्ष पद की वैकेंसी तो बेशक हो सकती है, लेकिन अन्य सदस्य कितने होंगे तो ये डिसाइडेड नहीं है। ये विवेक पर आधारित है, संघ के और राज्यों के, ठीक है? तो कई राज्य सरकारें जो है वो 1+4 रखती हैं, कोई 1+5, 1+3 कितना भी रख सकती है, ठीक है? तो आपको इस काउंटिंग में नहीं जाना है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि फिलहाल जो आयोग काम कर रहा है, चाहे वो आप अगर किसी पीसीएस को टारगेट कर रहे हो, तो उस स्पेसिफिक राज्य की आप देख लो कि अध्यक्ष प्लस कितने सदस्य हैं, ठीक है? और उन सदस्यों के नाम और अध्यक्ष का नाम तो आपको रटा होना चाहिए क्योंकि आप पीसीएस दे रहे हैं, तो अगर आपको यही नहीं पता कि वो संस्था जिस संस्था के थ्रू आप भर्ती लेना चाह रहे हो, उसी के बारे में नहीं पता, तो ये तो ट्रेजेडी हो जाएगी, ठीक है? तो संघ और संयुक्त लोक सेवा आयोग को कौन नियुक्त करेंगे? प्रेज़िडेंट, जबकि राज्य लोक सेवा आयोग को गवर्नर नियुक्त करेंगे, ये उनको अधिकार है, ठीक है? तो आपको ध्यान रखना है ये ऑब्वियस है, राज्य है तो गवर्नर करेंगे, संघ और संयुक्त लोक सेवा आयोग की बात होगी तो प्रेज़िडेंट करेंगे। अब संयुक्त लोक सेवा आयोग को गवर्नर क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि देखिए कई राज्य इकट्ठे होंगे तो गवर्नर तो सभी राज्यों के होंगे, तो इससे ओवरलैप हो जाएँगी उनकी शक्तियाँ, है ना? वो कहेंगे मैं करूँगा, वो कहेंगे मैं करूँगा, तो इस तरह से एक इश्यू मिल जाएगा झगड़ने का। तो वो नहीं देना चाहते थे संविधान निर्माता, इसीलिए ऐसी स्थिति में जहाँ पर 1 से ज़्यादा राज्य शामिल हो, तो वहाँ प्रेज़िडेंट को शक्तियाँ दे दी जाती हैं, ठीक है? पदावधि की बात की जाए तो पदावधि मतलब पद की अवधि कितनी रहेगी, उनका टेन्योर कितना रहेगा। तो उनका टेन्योर जब से वो पद ग्रहण करेंगे, उस तारीख से लेकर 6 साल हो जाए या उनकी आयु 62 साल हो जाए। तो जो भी पहले हो जाए, वही उनकी पदावधि है, ठीक है? मान लो 60 साल की उम्र में उनको सदस्य बनाया गया, तो वो 62 साल के पहले हो जाएँगे, यानी कि उनका कार्यकाल 2 साल रहेगा यहाँ इस हिसाब से। लेकिन अगर मान लो वो 55 साल के हैं, ठीक है? तो 55 साल के हैं और अभी उनको होने में 62 साल होने में तो 7 साल है ना? प्लस 7 लगेंगे। लेकिन कार्यकाल कितना हो सकता है मैक्सिमम 6 साल का, ठीक है? तो यानी कि 61 वर्ष तक के आयु तक वो काम कर सकेंगे फिर, ठीक है? आई होप अब आपको समझ आ गया। ये बात है
संघ लोक सेवा आयोग के लिए 62 वर्ष। अब आपको ध्यान रखना राज्य में ये जो अ, आयु है वो 60 साल यानी कि रिटायरमेंट की यहाँ पर आप एज याद रख सकते हो कि यहाँ 62 यहाँ 60 केंद्र में हमेशा ज़्यादा होती है। अगर आपको याद होगा तो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश है वो 65 वर्ष और जबकि हाई कोर्ट के जो सीजेआई है वो 62 वर्ष है। ठीक है? पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती भाई, ये ध्यान रखना है। देखिए 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 आ गया थोड़ा-सा डायलेक्ट का प्रॉब्लम है मुझे। एनीवेज़ जो पुनर्नियुक्ति है वो नहीं हो सकती। आपको यहाँ पर भी एक लॉजिक लगाना है। देखिए, पुनर्नियुक्ति ऐसे पदों पर नहीं होगी जहाँ पर राजनीति जो है वो घुस सकती है, राजनीति की वजह से निष्पक्षता और पारदर्शिता भंग हो सकती है। ठीक है? तो यहाँ ये लॉजिक लगाना है। भाई यूपीएससी भर्ती कराता है तो अगर यहाँ पर राजनीति या बाहरी हस्तक्षेप यहाँ शुरू हो जाएगा, तो क्या होगा? अब आपको भी पुनर्नियुक्ति में और बाहरी हस्तक्षेप में क्या रिलेशन है? भाई बहुत रिलेशन है। नियुक्त कौन कर रहा है? सरकार ही करे ना इनडायरेक्टली तो प्रेज़िडेंट के थ्रू। तो अगर ये इनको ये लगा कि हम दोबारा से नियुक्ति तभी मिलेगी हमें जब हम सरकार के पक्ष में काम करेंगे, है ना? अभी तो चलो एक बार तो आप नियुक्त हो गए तो आपको कोई हटा नहीं सकता जब तक कि आपके ऊपर महाभियोग या कुछ आपने ऐसा कुछ नहीं कर दिया है ना? तो प्रेज़िडेंट ऐसे ही बिना जाँच के तो आपको नहीं हटा सकेंगे। तो वो तो आपको कार्यकाल आपको एक स्वतंत्रता प्रदान करके चलेगा। लेकिन अगर आपको एक लालच आ जाता है सदस्यों को कि मेरी पुनर्नियुक्ति नहीं होगी अगर मैंने सरकार के कहने के अनुसार काम नहीं किया, है ना? तो अगर वो इस लालच में काम करेंगे अपने पूरे कार्यकाल में, तो वो सरकार के एक तरह से क्या हो जाएँगे, प्रहरी हो जाएँगे, है ना? तो सरकार के द्वारा संचालित हो जाएँगे, जो कि निष्पक्ष नहीं होगा क्योंकि सरकार तो यही चाहेगी ना कि जिन लोगों को वो चाहती है सीट्स पर बिठाना, उन्हीं की ही भर्तियाँ हों या भाई-भतीजावाद शुरू हो जाएगा, तो उन्हीं के लोगों को भर्ती किया जाएगा, है ना? तो ये ऐसी स्थिति से बचने के लिए आर्टिकल 316 पुनर्नियुक्ति की मनाही करता है। कि पुनर्नियुक्ति नहीं होगी तो लालच भी नहीं होगा और लालच नहीं होगा तो जो सदस्यगण है या जो अध्यक्ष हैं, वो अपने कार्य को बड़े अच्छे ढंग से करेंगे, निष्पक्ष ढंग से करेंगे क्योंकि उनको लालच किसी प्रकार का नहीं होगा। क्योंकि जो उनकी वेतन और जो भत्ते हैं वो भी यहाँ से नहीं आते हैं सरकार से सीधे सीएफआई से आते हैं यानी कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया भारतीय संचित निधि से आते हैं, उन पर भारित होता है। तो किसी भी तरह से वो डिपेंडेंट नहीं है सरकार पर, ना ही पुनर्नियुक्ति होने वाली है, तो भी डिपेंडेंट नहीं है ना? अध्यक्ष पद रिक्त अगर हो जाए, नेक्स्ट है अध्यक्ष पद अगर रिक्त हो जाए, अध्यक्ष पद या तो इस्तीफा दे दे या उनको हटा दिया जाए या कोई और रीज़न हो, तो ऐसी स्थिति में आयोग के जो अन्य सदस्य हैं, उन्हीं में से किसी एक को कार्यवाहक अध्यक्ष प्रेज़िडेंट बना सकते हैं। यहाँ पर ये अधिकार संघ लोक सेवा आयोग है तो प्रेज़िडेंट के पास है, अदरवाइज़ गवर्नर के पास है अगर राज्य की बात होगी तो, ठीक है? अब बात करते हैं आर्टिकल 317 की। आर्टिकल 317 बेसिकली निलंबन की बात करता है, यानी कि सस्पेंशन की बात करता है। तो जितने भी लोक सेवा आयोग है, चाहे राज्य हो, चाहे वो अ, संघ लोक सेवा आयोग हो, उनके जो अध्यक्ष और सदस्यों को हटाने की जो प्रक्रिया है, उसी से संबंधित है आर्टिकल 317। अब हमने जो आर्टिकल 315 से 323 की बात की ना, इसमें आपको ध्यान रखना है, ये इसमें दोनों लोक सेवा आयोग की बात हो रही है साथ में, संघ की भी और राज्य की भी। ठीक है? तो संघ यानी कि प्रेज़िडेंट आ जाते हैं और यहाँ पर आ जाते हैं गवर्नर, ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर दुर्व्यवहार के आधार पर अगर क्या दुर्व्यवहार ही एक मतलब दुर्व्यवहार में कई चीज़ें होती हैं, करप्शन भी हो सकता है, ठीक है? दुर्व्यवहार यानी कि एक तरह से अम, भ्रष्ट आचार, ठीक है? भ्रष्ट और आचार, ठीक है? आजकल भ्रष्ट आचार का मतलब सिर्फ़ पैसे के लेन-देन से माना जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। भ्रष्ट का मतलब बुरा, बेकार, आचार यानी कि व्यवहार। तो ऐसा व्यवहार जो कि गलत है, जो कि दुष्ट है या भ्रष्ट है, ऐसे आचार के आधार पर प्रेज़िडेंट जाँच के दौरान निलंबन अगर पता लगे कि सही है जाँच, ठीक है? जाँच के द्वारा ये पता लगता है कि भई जो इनके ऊपर आरोप लगे हैं, वो बिल्कुल सही है, तो ऐसी स्थिति में वो रिमूव कर सकते हैं किसी अध्यक्ष को या सदस्य को, ठीक है? जिसके ऊपर भी जाँच बैठी है और जाँच कौन कंडक्ट कराएँगे? सुप्रीम कोर्ट। जाँच भी कराएगा और रिपोर्ट भी देंगे, ठीक है? सुप्रीम कोर्ट्स और अगर हम बात करें अ, राज्यों पर या स्टेट लेवल पर, तो वहाँ पर प्रेज़िडेंट में आ जाएगा यहाँ गवर्नर और हाई कोर्ट, ठीक है? वहाँ पर आ जाएगा हाई कोर्ट जाँच करेगा और रिपोर्ट देगा, ठीक है? त्यागपत्र भी दे सकते हैं। अगर कोई अध्यक्ष और सदस्य हटना चाहते हैं अपनी सीट से, तो वो त्यागपत्र देंगे। किसको देंगे? तो संघ लोक सेवा आयोग से है तो प्रेज़िडेंट को देंगे और राज्य लोक सेवा आयोग से है तो गवर्नर को त्यागपत्र देंगे, ठीक है? अब बात करते हैं आर्टिकल 318 की। आर्टिकल 318 सेवा शर्तों की बात करता है कि जो भी सदस्य हैं या जो भी कर्मचारी देखिए यूपीएससी में सिर्फ सदस्य तो है नहीं, है ना? सदस्य तो देखो यूपीएससी में तो 1 प्लस मान लो 9 है, ठीक है? तो 10 है टोटल या 1 प्लस 10 है शायद, पता नहीं मुझे ध्यान नहीं आ रहा कितना है, लेकिन इतना ही है कुछ, ठीक है? तो ये इतने लोगों की बारे में सेवा शर्तों की बात नहीं करता। यूपीएससी के अंदर बहुत सारे कर्मचारी भी है, स्टाफ भी तो है ना भई। तो उन सारा जो स्टाफ है, उनके सेवा शर्तों के बारे में बात करता है यूपीएससी आर्टिकल 318 में, ठीक है? और अगर राज्य लोक सेवा आयोग की बात करें तो भी इसी के अंतर्गत आता है, ठीक है? नियुक्ति के बाद अब यहाँ पर ये ध्यान रखना है, जो नियुक्ति से पहले जो सेवा शर्तें
मतलब नोटिफ़िकेशन के टाइम उनके बारे में सारी नियम, कायदे, कानून सब बता दिए गए हैं कि आपको क्या-क्या इसमें लाभ मिलेगा या क्या आपके इमोल्यूमेंट्स रहेंगे, क्या आपकी वेतन और भत्ते रहेंगे। तो अगर वो पहले से ही मेंशन है तो उसको चेंज नहीं किया जा सकता। चेंज तभी किया जा सकता है जब उसमें बढ़ोतरी की जाए या लाभ मिले, ठीक है? लाभ की अवस्था में तो चेंज मान्य है, अदरवाइज़ नहीं है। अलाभकारी परिवर्तन मान्य नहीं है, ठीक है? ये गारंटी देता है आर्टिकल 318 यानी कि मान लो पहले 20,000 रुपए अ, इमोल्यूमेंट्स डिसाइडेड हुए हैं, ठीक है? डिसाइड है कि भई 20,000 आपको प्रति महीने मिलेंगे, ठीक है? इमोल्यूमेंट्स यानी कि सुविधाएँ। तो आपने उनको नियुक्ति दे दी, उन्होंने नियुक्ति ले ली। चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे वो अध्यक्ष हो, चाहे सदस्य हो, कोई भी हो सकता है, ठीक है? लेकिन नियुक्ति के जस्ट 1 साल के बाद कहा नहीं भई हम 20,000 नहीं देंगे, आपको 18,000 देंगे, ठीक है? वो चेंज नहीं हो सकता। लेकिन अगर ये हो गया कि 20,000 की जगह हम चलो आपको 22,000 दे देते हैं या 21,000 दे देते हैं, तो ये हो सकता है, ठीक है? अब बात करते हैं आर्टिकल 319 की। 319 देखिए मैंने यहाँ पे इसीलिए लिख दिया है यूपीएससी और एसपीएससी यानी कि दोनों के बारे में बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है? यहाँ आर्टिकल 319 बात करता है रिटायरमेंट के बाद जो आयोग के सदस्य हैं, ठीक है? वो भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी अन्य नौकरी के लिए पात्र नहीं माने जाएँगे। यानी कि कोई नौकरी नहीं कर सकते, कोई सरकारी नौकरी के अधीन कोई एक तरह से कार्य जो है वो नहीं कर सकते। यानी कि उनको कोई नौकरी नहीं मिलेगी सरकारी, ना तो भारत सरकार के अंतर्गत, ना राज्य सरकार के अंतर्गत। वो प्राइवेट नौकरियाँ तो कर सकते हैं रिटायरमेंट के बाद, लेकिन सरकारी नौकर नहीं बन सकते, ठीक है? वो इसीलिए भी क्योंकि भई वो तुम रिक्रूटमेंट के थ्रू खुद तो आए हो, मतलब खुद तो रिक्रूटमेंट करा रहे हो लोगों की और फिर रिटायर हो गए हो खुद अध्यक्ष पद से, तो आप उसी लाइन में नहीं जा सकते क्योंकि आपके थ्रू ही बहुत सारे रिक्रूटमेंट्स हुए हैं, तो उन्हीं के द्वारा जैसे कि देखिए मैं एग्ज़ाम्पल बता देती हूँ। भई जैसे कि सदस्य हैं और अध्यक्ष, ठीक है? इन्होंने रिक्रूटमेंट किए, ठीक है? आईएएस के कर लिए, ठीक है? यहाँ पे अपना आदमी भर भर दिया, ठीक है? अपना व्यक्ति इनको एक्स्ट्रा मार्क्स मिल गए इंटरव्यू में, ठीक है? चलो रिटन में तो आयोग का कोई इतना मतलब चलो यहाँ पे पार्शियलिटी नहीं हो सकती, ठीक है? लेकिन यहाँ इंटरव्यू के दौरान तो हो सकती है। अपने आदमी को भर दिया कि भई जब मैं रिटायर हो जाऊँ ना, तो जब तुम उस पोस्ट पे बैठो, तो तुम मुझे चूज़ करना। तो ये तो लेना का देना हो गया, यानी कि इस तरह से तो पूरा सिस्टम बिगड़ जाएगा। तो इसी चीज़ से बचने के लिए आर्टिकल 319 में मेंशन किया है कि रिटायरमेंट के बाद आप ना तो राज्य में, ना ही आप भारत सरकार के अधीन किसी भी सरकारी नौकरी के अंतर्गत पात्रता नहीं रखेंगे, ठीक है? आई होप समझ आ गया। अपवाद लेकिन यहाँ ज़रूर है कि अगर सदस्य हैं, मान लो यहाँ पर सदस्य हैं आप, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट आपको कोई वैसे फ़ायदा नहीं मिल रहा ना। मान लो यहाँ पर जब हमने बात की 1 प्लस 9 सदस्य है ना, 1 प्लस 9 है। तो यहाँ पे 9 जो ये लोग हैं, ये पात्र हैं अध्यक्ष बनने के लिए, ठीक है? संघ में भी और ये पात्र हैं 9 के 9 किसी राज्य का अध्यक्ष बनने के लिए भी, राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बनने के लिए भी, ठीक है? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। उद्देश्य ये है कि राजनीतिक प्रभाव से आयोग को मुक्त करना, जिससे कि निष्पक्षता और पारदर्शिता बनी रहे, ठीक है? अब बात करते हैं आर्टिकल 320 की। अब ये जो जो ये आर्टिकल बचे हैं चारों आर्टिकल्स ये बहुत कम टाइम में हो जाएँगे। बहुत ही मैंने इसीलिए इनको एक ही पेज पे डाल दिया है, जिससे कि आपको ये लगे भी ना कि ज़्यादा पढ़ना है आगे, आपको दिखाई दे कि बस एक ही स्लाइड और है। चलिए, अब बात करते हैं आर्टिकल 320 की। आर्टिकल 320 बात करता है आयोग के कर्तव्यों के बारे में, यानी कि भर्ती पद्धति प्रक्रिया क्या होगी, पदोन्नति क्या होगी, उनका स्थानांतरण किस तरह से होगा, सलाह देना उनका काम है, निष्पक्ष व पारदर्शी तरीके से वो काम करेंगे, तो इसलिए ये यहाँ पर मेंशन आर्टिकल 320 में, ठीक है? बेसिकली यानी यहाँ ये तो मैंने पढ़ दिया, मैं बता देती हूँ कि कर्तव्य क्या है ये, कि भर्ती पद्धति की प्रक्रिया क्या होगी, ये डिसाइड करेंगे लोक सेवा आयोग, ठीक है? पदोन्नति के नियम और ट्रांसफर्स के नियम आईएएस, आईपीएस के जो नियम हैं कि किस तरह से इनका ट्रांसफर होगा, किनको कौन-सा कैडर मिलेगा और प्रमोशंस के क्या रूल्स होंगे, ये सब डिसाइड कौन करता है? ये यूपीएससी डिसाइड करती है, ठीक है? अगर राज्य की बात करें तो राज्य के अंतर्गत एसपीएससी ये सारे नियम कायदे बनाएगी, ठीक है? जो सलाह देना है, सलाह देने का काम यानी एक तरह से एडवाइजरी बॉडी का भी काम करता है यूपीएससी। यूपीएससी केंद्र सरकार को एडवाइस कर सकता है कि किस तरह का कोई नया कानून लाया जा सकता है, जिससे कि भर्ती प्रक्रिया या जो योग्यता जो है या जो एग्ज़ाम जो है, वो किस तरह से या किस लेवल के या किन चेंजेज़ के साथ कंडक्ट कराने चाहिए, ठीक है? तो इन सारी चीज़ों के बारे में जो सलाह देते हैं, वो यूपीएससी संसद को दे सकते हैं डायरेक्टली, माँगने पर भी और अपनी अपने मर्ज़ी से भी दे सकते हैं। वो मर्ज़ी होती है फिर संसद की, वो उनकी एडवाइस को माने या ना माने। ये सारी चीज़ें इसलिए कि निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से सारे एग्ज़ाम्स कंडक्ट हो और जो प्रोमिनेंट सीट्स हैं, उन पर अच्छे और सही तरीके से चयनित व्यक्ति बैठ सकें, ठीक है? कोई भेदभाव ना हो। क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट पोस्ट्स होती हैं, देश को चलाने वाली पोस्ट्स होती हैं, तो वहाँ पर योग्यता बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो इसीलिए आर्टिकल 320 में ऑलरेडी मेंशन्ड है ये सारी चीज़ें और ये इसलिए भी कि ये एक तरह से बाहर करता है भाई-भतीजावाद या ब्राइब को या
अनिष्पक्ष या जिसको कहते हैं कि अपारदर्शी तरीके से जो भर्तियाँ होते हैं, उनको एक तरह से एंटी रिमूवल की बात हो गई है ना? यानी कि उनको उनका एग्जिस्टेंस ही नहीं होना चाहिए एक तरह से, ठीक है? तो ऐसी स्थितियों का एग्जिस्टेंस ही नहीं होना चाहिए जो कि दुष्प्रभावी हो सकती है इन सीट्स के लिए, ठीक है? अब बात करते हैं आर्टिकल 321 की। आर्टिकल 321 संसद और विधानमंडल को आयोगों के कार्यों का विस्तार करने की शक्ति देता है। जो पहले से कार्य हैं, उसमें हस्तक्षेप की बात नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। बल्कि जो कार्य है उसको अगर विस्तार यानी कि और शक्तियाँ बढ़ानी है आयोगों की, उनके कार्यों को करने की यानी कि यूपीएससी और एसपीएससी को कुछ और काम देने हैं कि भई आप ना केवल आईएएस, आईपीएस और आईएफओएस के एग्ज़ाम कंडक्ट कराइए, बल्कि आपको और भी हम शक्तियाँ देते हैं। तो यूपीएससी को और अन्य शक्ति अगर संसद दे देता है, वो किस आर्टिकल के अंतर्गत देगा? आर्टिकल 321 के अंतर्गत। इसी तरह से जो जो राज्य लोक सेवा आयोग है, उनको विधानमंडल शक्ति प्रदान कर सकता है, उनका विस्तार कर सकता है। तो यह तो आपने सुना होगा कि जब आप किसी राज्य लोक सेवा आयोग की बात करते हो, जैसे कि एचपीएससी की बात करते हो, तो एचपीएससी ही कंडक्ट कराता है एचसीएस की प्रक्रिया भी और जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती है उसको भी, ठीक है? तो ये टीचिंग का प्रोफ़ेशन है ये तो, है ना? जबकि ये जो टीचिंग वाला जो इनका आयोग है, उसको कराना चाहिए था। ठीक है, जैसे एचएसएससी या और भी हो सकता है कोई अलग से कोई बॉडी हो सकती है, ऑटोनोमस बॉडी हो सकती है जो कंडक्ट कराए या कॉलेज लेवल के एग्ज़ाम है ये तो वहाँ पर भी कंडक्ट कराया जा सकता है। लेकिन ये शक्ति जो है एचपीएससी को किसने दी होगी? वहाँ के विधानमंडल ने दी होगी कि आप ये भी कंडक्ट कराइए क्योंकि क्रूशियल या बहुत ही यहाँ पर भी बड़ी भर्तियाँ हैं एक तरह की, तो एचपीएससी क्योंकि पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से काम करता है और एक बहुत बड़ी बॉडी है, ऑटोनॉमस बॉडी भी है और इस पर लोग विश्वास करते हैं। तो इसलिए बड़ी भर्तियाँ जो है वो एचपीएससी से कंडक्ट कराने की मंशा रखी होगी विधानमंडल ने, तभी इन्होंने कराई होगी। तो ये एक एग्ज़ाम्पल था। इसी तरह से और भी राज्य लोक सेवा आयोग अपने जो शक्तियाँ हैं, उनका जो विस्तार है, अपने विधानमंडल के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है? अब बात करते हैं आर्टिकल 322 की। आर्टिकल 322 आयोगों के व्यय से संबंधित है, यानी कि खर्चे से संबंधित है। आपको ध्यान रखना है खर्चे, देखो व्यय में 2 य आते हैं ना, तो यहाँ पे 322 आप इस तरह से इसको याद रख सकते हो। सभी खर्च यानी कि कितने भी हैं, देखो यूपीएससी अपने अध्यक्ष, सदस्य और जो कर्मचारी हैं, ठीक है? इनके वेतन भत्ते और जो ऑफ़िस है जो इनका, उसको भई चलाने के लिए भी, ठीक है? पैसे चाहिए ना, खर्च चाहिए, व्यय करना है। तो ये सारे सभी खर्च जो हैं, वो सब कहाँ से प्राप्त करती है? आर्टिकल 322 के थ्रू प्राप्त करती है, मेंशन्ड है, कहाँ से करेगा? आर्टिकल 322 में मेंशन्ड है कि भारतीय संचित निधि से यूपीएससी या संघ लोक सेवा आयोग है, वहाँ से अपना खर्च प्राप्त करेंगे। इसी तरह से जो स्टेट के अ, फंड हैं, ठीक है? संचित निधि राज्य संचित निधि कहेंगे, राज्य संचित निधि, एससीएफआई इसको तो ये ऐसे नहीं लिख सकते। तो राज्य संचित निधि से या राज्य संचित निधि पर भारित होंगे राज्य लोक सेवा आयोग के खर्चे। ये इसका उद्देश्य यही है कि निष्पक्ष और स्वतंत्र तरीके से, सुरक्षित तरीके से एक तरह से वो अपने खर्च वहन कर सके जिससे कि कोई राजनीतिक दबाव उनके ऊपर ना आए या सरकार अपने तरह से इनके ऊपर किसी तरह से हावी ना हो सके। ठीक है? फिर है आर्टिकल 323। 323 ये थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये घुच-पुच हो गई क्योंकि मेरे पास इतनी ही जगह थी। तो पर मैं इसको अच्छे से समझा दूँगी, आप ध्यान से सुनिए। बेसिकली आर्टिकल 323 बात करता है वार्षिक रिपोर्टों के बारे में। अब यहाँ पर है, ठीक है? आर्टिकल 323 वार्षिक रिपोर्टों के बारे में बात करता है। बस आपको ये याद रखना है, वार्षिक रिपोर्टों के बारे में 323। फिर आता है 323 ए और 323 बी। अब 323 ए में जो है ना, वो जो न्यायाधिकरण है, ठीक है? यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के बारे में कौन बात कर रहा है? आर्टिकल 323 ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो न्यायाधिकरण की जो स्थापना है, वो लोग याद रखते हैं। लेकिन 323 जो खाली 323 है ना, वो सिर्फ़ वार्षिक रिपोर्टों के बारे में बात करता है, ठीक है? तो आपको ये ध्यान रखना है। 323 ए जो है, वो पदों, भर्ती, सेवा, शर्तों से संबंधित की बात करता है। किसकी? न्यायाधिकरण की स्थापना 323 ए में है। देखिए, मैं दोबारा से बता रही हूँ, ध्यान से सुन लीजिए। 323 वार्षिक रिपोर्टों के बारे में बात करता है। 323 ए और 323 बी जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है, उनकी बात करता है। उसमें भी 323 ए बात करता है उनकी स्थापना की और पद, भर्ती, सेवा शर्तों से संबंधित विवाद हो या शिकायतें हों, उनसे संबंधित बात करता है 323 ए। अब यहाँ पर पद, भर्ती, सेवा शर्तों से संबंधित जो विवाद है, शिकायतें, वो किसके बारे में? जो केंद्रीय सेवाएँ हैं, उनकी ट्रिब्यूनल्स हैं ये और जो अखिल भारतीय सेवाएँ हैं, उनके लिए। यानी कि कोई पद से रिलेटेड कोई विवाद हो गया हो, भर्ती से रिलेटेड विवाद है या शिकायत है किसी सदस्य की या किसी उम्मीदवार की, ठीक है? या जैसे कि आप एस्पिरेंट्स हैं, तो आप लोग भी भर्ती प्रक्रिया पर क्वेश्चन उठा सकते हो, तो वो आर्टिकल आपको एक तरह से हक देता है। लेकिन जब आप आईएएस, आईपीएस बन जाते हो तब, ठीक है?
कि भई हमारी जो भर्ती है या जिसके थ्रू हमारे प्रमोशंस हुए हैं, जो सेवा शर्तें हमें दी गई है, उससे संबंधित हमें कोई प्रॉब्लम है, उससे संबंधित हमारा राज्य से या संघ से विवाद है, तो हमें शिकायत है, तो उससे संबंधित जो आपको एक तरह से अधिकार मिलता है 323 के अंतर्गत कि न्यायाधिकरण के आप अंदर जा सकते हो, ठीक है? तो स्थापना की बात करता है और पद, भर्ती, सेवा शर्तों से संबंधित विवादों या शिकायतों से संबंधित बात करता है 323 ए। फिर बात आती है 323 बी। ये भी न्यायाधिकरण की बात करता है। देखिए, ये भी न्यायाधिकरण की बात करता है ए बी और बी भी। ये आपको ध्यान रखना है। अब जो न्यायाधिकरण ए के अंतर्गत आता है, वो ये है विवाद और शिकायतों से संबंधित। लेकिन 323 बी में जो न्यायाधिकरण है, वो अन्य न्यायाधिकरण है। ये विशिष्ट मामलों में जो न्यायाधिकरण या जो ट्रिब्यूनल्स बनेंगे, वो विशिष्ट मामलों के होंगे, ठीक है? विशिष्ट जैसे कि कराधान, मुद्रा और आयात से रिलेटेड ट्रिब्यूनल्स, ठीक है? तो 323 ए जो है वो एक तरह से जो सदस्यगण है या जो कह सकते हैं कर्मचारी है उनसे रिलेटेड ट्रिब्यूनल्स की बात हो रही है यहाँ पे। जबकि 323 बी जो है वो विशिष्ट मामलों में न्यायाधिकरण जैसे आयात, मुद्रा, कराधान से रिलेटेड है। यहाँ पर कर्मचारी से मतलब नहीं है, ठीक है? आई होप अब आपको ये डिफरेंस समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक और मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे भाग 15, ठीक है? भाग 15 आर्टिकल 324, ठीक है? आर्टिकल 324 से स्टार्ट करेंगे।